यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने एक पेडागोजी सीरीज स्टार्ट की है और ये जो पेडागोजी सीरीज है न केवल DSSB PRT वाले बच्चों के लिए है, बल्कि जो स्टूडेंट्स बीएड एमएड एजुकेशन में नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसके अलावा सीटेट एचटेट या किसी अदर स्टेट के टेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी टीचिंग एग्जाम चाहे एनवीएस केवीएस या किसी अदर टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सब बच्चों के लिए पेडागोजी सीरीज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और आप सभी जानते हैं हमने असेसमेंट का टॉपिक स्टार्ट किया था। असेसमेंट का मतलब क्या होता है, मीनिंग, डेफिनेशंस, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शंस, असेसमेंट साइकिल और टाइप्स ऑफ असेसमेंट, ये सारे सब टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पर्सपेक्टिव्स ऑफ असेसमेंट, या हम कह सकते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट एज लर्निंग। ये जो तीन टर्म्स है, इन तीन टर्म्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको किसी ना किसी टीचिंग एग्जाम में देखने को मिल जाता होगा। ये आप सभी जानते हैं। ये जो टॉपिक है पर्सपेक्टिव्स ऑफ असेसमेंट हम कह सकते हैं, या असेसमेंट फॉर लर्निंग, ऑफ लर्निंग और असेसमेंट एज लर्निंग। ये टॉपिक आज का हमारा रहेगा, इसको बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। ठीक है, ये क्या है, ये असेसमेंट के पर्सपेक्टिव्स है, यानी कि असेसमेंट किस किस तरह से हो सकता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले बात करेंगे असेसमेंट फॉर लर्निंग के बारे में, यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग का मतलब क्या होता है। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग, देखिए फॉर का मतलब यहाँ पर क्या है, के लिए, यानी कि लर्निंग के लिए असेसमेंट किया जा रहा है। भाई बच्चे सीख रहे हैं और साथ साथ उनको असेस किया जा रहा है। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या है, ये एक ऐसा मेथड है असेसमेंट का जो कि थ्रू आउट लर्निंग प्रोसेस चलता है, ताकि बच्चों की स्किल्स और अंडरस्टैंडिंग को बेहतर किया जा सके, इंप्रूव किया जा सके। आप एक टीचर हैं, आप बच्चों को पढ़ा रही हैं, कोई भी टॉपिक आप पढ़ा रही हैं, ठीक है, उस टॉपिक से रिलेटेड साथ साथ आप बच्चों को चेक भी कर रही हैं। किसी भी बच्चे को उठाकर आपने कोई क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, आप कोई क्विज बच्चों को दे सकती हैं, आप कोई छोटा मोटा असाइनमेंट दे सकती हैं, कोई कुछ भी, मतलब बच्चों को साथ साथ चेक कर रही हैं। तो ये क्या है, असेसमेंट फॉर लर्निंग। अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, आप तुरंत बच्चों को फीडबैक प्रोवाइड कर रहे हैं, और साथ ही यहाँ पर टीचर को भी पता चल रहा है कि भाई मैं जो बच्चों को समझा रही हूँ, क्या वो बच्चों को समझ आ रहा है कि नहीं, ताकि टीचर भी अपनी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज को चेंज कर सके। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या है, एक प्रकार का फॉर्मेटिव असेसमेंट है। ठीक है, आप फोर से यहाँ पर इसको कनेक्ट कर सकते हैं, फोर और फॉर्मेटिव। ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या होता है, जब आप बच्चों को पढ़ा रही होती है तभी बच्चों को आप क्या कर रही है, फीडबैक भी प्रोवाइड कर रही है। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग कई बार पूछा भी जाता है कि असेसमेंट फॉर लर्निंग किस प्रकार का असेसमेंट है, फॉर्मेटिव असेसमेंट है, समेटिव असेसमेंट है, प्लेसमेंट असेसमेंट है, डायग्नोस्टिक असेसमेंट है। ठीक है, तो ये क्या है, फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। रियल टाइम असेसमेंट भी हम इसको कह सकते हैं कि भी आप तुरंत बच्चों को असेस कर रही हैं, साथ साथ पढ़ाने के साथ साथ आप बच्चों को असेस कर रही हैं। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग का पर्पस क्या होता है, यानी कि फोकस क्या रहता है, ऑन इंप्रूविंग स्टूडेंट्स लर्निंग ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस। भाई पढ़ा रहे हैं आप, इंस्ट्रक्शंस बच्चों को दे रहे हैं, साथ साथ आप बच्चों को असेस कर रहे हैं, ताकि उनकी लर्निंग साथ साथ बेहतर हो जाए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम वहां पर बच्चों को ना रहे। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे असेसमेंट फॉर लर्निंग के फीचर्स क्या होंगे, या हम कह सकते हैं कि भी असेसमेंट फॉर लर्निंग का पर्पज क्या है। तो ये पर्पज के रूप में आपसे जो है केवीएस की पेडागोजी में पूछा गया है। ठीक है, असेसमेंट फॉर लर्निंग का पर्पज क्या है। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग की फीचर्स कह सकते हैं हम, या असेसमेंट फॉर लर्निंग का पर्पज भी आपसे पूछा जा सकता है कि भी असेसमेंट फॉर लर्निंग का पर्पज क्या है। ठीक है, या फीचर्स हम कह सकते हैं। तो क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, या इसका पर्पज क्या रहेगा, इनसाइट इनटू अंडरस्टैंडिंग, यानी कि जो टीचर्स हैं वो इस टाइप के असेसमेंट को यूज कर सकती है, ताकि उनको बच्चों की जो भी करंट नॉलेज की बात करें, ठीक है, करंट नॉलेज, स्किल्स और मिसकंसेप्शन है उनके बारे में उनको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। भाई असेसमेंट फॉर लर्निंग का प्रयोग टीचर्स अगर करती हैं, यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट का प्रयोग टीचर्स करती है, तो उनको साथ साथ पता चलता रहता है कि भी बच्चों को कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, बच्चों की स्किल्स, अंडरस्टैंडिंग्स, मिसकंसेप्शन के बारे में उनको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। नेक्स्ट है गाइडिंग इंस्ट्रक्शंस। भाई टीचर को समझ आ गया कि बच्चे को कहाँ पर प्रॉब्लम है, जब टीचर को पता चल जाता है तो उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज को चेंज कर सकती है, और बच्चे को उनकी प्रॉब्लम कहाँ पर है उसके अकॉर्डिंग वो उनको गाइड कर सकती है कि भी बच्चा कहाँ पर डिफिकल्टी फेस कर रहा है। ठीक है, ताकि उनकी डिफिकल्टीज को एड्रेस किया जा सके, उनको उसी प्रकार से वो गाइड कर सकती है। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूस फीडबैक। तो ये क्या है, एक प्रकार का फॉर्मेटिव असेसमेंट है। असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या है, फॉर्मेटिव असेसमेंट है। तो यहाँ पर तुरंत, मतलब बच्चे को जब टीचर पढ़ा रही है तो साथ साथ उसको फीडबैक प्रोवाइड करिए, उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है उनके बारे में वो बता सकती है। नेक्स्ट है इंक्रेजेस इंप्रूवमेंट, यानी कि इंप्रूवमेंट के लिए भी इंक्रेज करता है, कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट के लिए
ये इंक्रीज करता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, न केवल स्टूडेंट्स की हेल्प करता है, स्टूडेंट्स को ही फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है बल्कि टीचर को भी फीडबैक मिलता है, टीचर को भी पता चल जाता है, जब वो बच्चों को पढ़ाती है तो उनको पता चल जाता है कि कहाँ पर बच्चे को समझ आ रहा है, कहाँ पर उनको प्रॉब्लम हो रही है। तो इससे क्या होता है कि वो अपनी इंस्ट्रक्शनल टेक्निक्स, अपनी स्ट्रेटेजीज को बेहतर कर सकती है ताकि बच्चों की जो लर्निंग है वो बेहतर हो सके। ठीक है, तो असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या है? एक प्रकार का फॉर्मेटिव असेसमेंट है, रियल टाइम असेसमेंट है। इसके फीचर्स या पर्पज क्या होगा ये हमने समझा। अब कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे। ठीक है, आप लोगों से एग्जांपल्स भी पूछे जा सकते हैं। तो क्विज एंड टेस्ट ये किस प्रकार का एग्जांपल है? ये असेसमेंट फॉर लर्निंग का एग्जांपल है। भाई टीचर बच्चों को पढ़ा रही है, साथ साथ उनको कोई छोटी मोटी क्विज दे रही है या कोई टेस्ट उनका ले रही है, तो ये क्या है? एक प्रकार का असेसमेंट फॉर लर्निंग कहेंगे या फॉर्मेटिव असेसमेंट कहेंगे। क्लास डिस्कशन हो गया, इंटरेक्टिव एक्टिविटीज हो गई, ऑब्जर्वेशन और डिस्कशन, ये किसके एग्जांपल्स है? असेसमेंट फॉर लर्निंग के। और अब हम बात करेंगे असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो देखिए ऑफ का मतलब क्या होता है? का या की। ठीक है, यानी कि लर्निंग का असेसमेंट, लर्निंग हो चुकी है उसके बाद उसको असेस करना, ये क्या होता है? असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो ये एक प्रकार का क्या है? सम्मेटिव असेसमेंट है। सम्मेटिव असेसमेंट में क्या होता है कि भाई पूरे साल के लास्ट में या सेमेस्टर के लास्ट में जब बच्चों को असेस किया जाता है, ठीक है, पूरे साल बच्चों ने क्या किया उसके आधार पर जब टीचर एक जजमेंट प्रोवाइड करती है, न केवल बच्चों को, उनके पेरेंट्स को, दूसरे टीचर्स को भी, यानी कि जो क्लास टीचर होती है वो दूसरे टीचर्स के साथ भी कम्युनिकेट करती है, पेरेंट्स के साथ भी कम्युनिकेट करती है, बच्चों को भी बताती है उनकी लर्निंग के बारे में कि भाई उन्होंने पूरे साल में क्या कुछ सीखा है, एक जजमेंट प्रोवाइड करती है। तो ये क्या होता है? असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग को क्यों डिजाइन किया गया? ताकि स्टूडेंट्स की अचीवमेंट को इवेल्युएट और समराइज किया जा सके एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के दौरान। भाई एक साल में या एक सेमेस्टर के दौरान बच्चों ने क्या सीखा, ठीक है, उनकी ओवरऑल अचीवमेंट क्या है, उसको असेस करने के लिए असेसमेंट ऑफ लर्निंग का प्रयोग किया जाता है। एक प्रकार का समेटिव असेसमेंट इसको हम कहेंगे। ठीक है, तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या करता है? एक स्नैपशॉट प्रोवाइड करता है कि बच्चों ने क्या सीखा, जो भी लर्निंग ऑब्जेक्टिव थे, जो भी स्टैंडर्डाइज लर्निंग ऑब्जेक्टिव थे, उनके संदर्भ में जो प्री डिफाइंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव थे उनको उन्होंने अचीव किया कि नहीं किया एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान। ठीक है, तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होता है? समेटिव असेसमेंट होता है। आगे बढ़ते हैं, अब इसकी कुछ फीचर्स देखेंगे हम, या हम कह सकते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग का पर्पज क्या है। तो ये क्या करता है? अचीवमेंट को असेस करता है कि भाई बच्चों की नॉलेज, स्किल्स, अंडरस्टैंडिंग, जो भी प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड्स या जो भी टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके संदर्भ में उनकी स्किल्स, नॉलेज को असेस करता है कि उन्होंने पूरे साल के दौरान क्या क्या सीखा, क्या उन्होंने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया कि नहीं किया। नेक्स्ट है फाइनल ग्रेडिंग। तो जो समेटिव असेसमेंट या असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है, इसमें बच्चों को जो भी कोर्स वो कर रहे हैं तो साल के लास्ट में उनको कोई भी डिग्री, डिप्लोमा प्रोवाइड किया जाता है, ग्रेड्स प्रोवाइड किया जाते हैं उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट है डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग, यानी कि डिसीजन मेकिंग के लिए डेटा प्रोवाइड करता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, क्योंकि ये क्या है? समेटिव असेसमेंट है। बच्चे की ओवरऑल अचीवमेंट के आधार पर जो भी डेटा होता है, बच्चे ने पूरे साल में क्या किया या एक पर्टिकुलर कोर्स के दौरान उन्होंने क्या अचीव किया, उसके आधार पर उनकी आगे की एजुकेशनल प्रोग्रेस क्या रहेगी, कहां पर वो एडमिशन ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उसके लिए डेटा प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है फीडबैक फॉर इंप्रूवमेंट, यानी कि इंप्रूवमेंट के लिए फीडबैक दिया जा सकता है। बच्चों की ओवरऑल अचीवमेंट को देखा गया, मान लीजिए कोई बच्चा दूसरे स्ट्रीम में जाना चाहता है लेकिन वो उस स्ट्रीम में अच्छा नहीं है, ठीक है, उस फील्ड में वो अच्छा नहीं है, तो टीचर उनको फीडबैक प्रोवाइड कर सकती है कि भाई आप इस फील्ड में जाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग का हम पर्पज कह सकते हैं या फीचर्स क्या क्या रहेंगे। अब हम कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे। तो देखिए असेसमेंट ऑफ लर्निंग एक प्रकार का समेटिव असेसमेंट है, तो उसके एग्जांपल किस तरह के रहेंगे, यानी कि जो ओवरऑल अचीवमेंट से रिलेटेड रहते हैं। एंड ऑफ टर्म, यानी कि जो साल के लास्ट में या सेमेस्टर के लास्ट में या यूनिट के लास्ट में जो एग्जाम्स लिए जाते हैं। स्टैंडर्डाइज टेस्ट जैसे एसएटी, स्कॉलस्टिक अचीवमेंट टेस्ट होते हैं जहां पर दूसरे बच्चों के साथ बच्चों का कंपैरिजन किया जाता है। फाइनल प्रोजेक्ट हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, जो कि स्टूडेंट्स की क्यूमुलेटिव लर्निंग ओवर अ पीरियड, मतलब बच्चों की ओवरऑल परफॉर्मेंस को शो करता है। तो ये किसके एग्जांपल्स हैं? असेसमेंट ऑफ लर्निंग या समेटिव असेसमेंट भी इसको हम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे असेसमेंट एज लर्निंग की। तो असेसमेंट एज लर्निंग का मतलब क्या होता है? देखिए एज का मतलब क्या होता है, यहाँ पर एज का मतलब होता है
रूप में, ठीक है, यानी कि लर्निंग के रूप में असेसमेंट किया जा रहा है। तो यहाँ पर असेसमेंट एज लर्निंग में क्या होता है, इस प्रोसेस में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने आप अपने लर्निंग प्रोसेस को एनालाइज करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, यानी कि अपने लर्निंग प्रोसेस पर खुद रिफ्लेक्शन डालते हैं, ठीक है। एक तरह से मेटाकॉग्निशन की बात की गई है, जहां पर जो लर्नर होता है वो अपने लर्निंग प्रोसेस को खुद एनालाइज करते हैं, अपने काम को खुद एनालाइज करना क्या करते हैं, स्टूडेंट्स रिफ्लेक्ट ऑन देयर वर्क ऑन अ रेगुलर बेसिस, यूजुअली थ्रू सेल्फ एंड पीर असेसमेंट, एंड डिसाइड व्हाट देयर नेक्स्ट लर्निंग विल बी। यानी कि खुद वो अपने प्रोसेस, लर्निंग प्रोसेस को एनालाइज करते हैं, वहां पर वो अपने साथी लोगों की भी मदद ले सकते हैं, ठीक है। तो असेसमेंट एज लर्निंग में क्या होता है, स्टूडेंट्स अपने लर्निंग प्रोसेस को खुद एनालाइज करते हैं। तो असेसमेंट एज लर्निंग की जब हम बात करते हैं तो ये किस चीज पर फोकस करता है कि भाई इसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक्टिव पार्टिसिपेंट्स के रूप में होते हैं, क्योंकि वो अपने लर्निंग प्रोसेस को खुद एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है, उनमें अवेयरनेस क्रिएट होती है, और यहाँ पर क्या करते हैं कि वो अपनी प्रोग्रेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद लेते हैं, ठीक है। इस चीज पर फोकस किया गया है। असेसमेंट एज लर्निंग का मेन फोकस क्या है कि भाई स्टूडेंट एक्टिव पार्टिसिपेंट रहे, उनको इंकरेज किया जा सके उनके खुद के लर्निंग प्रोसेस के बारे में, और उनकी प्रोग्रेस हो रही है या जो भी उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस है उनके बारे में वो खुद रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है। तो असेसमेंट एज लर्निंग का मतलब क्या होता है कि भाई जो लर्नर होता है वो खुद पर रिफ्लेक्शन डालता है, अपनी लर्निंग प्रोसेस को खुद एनालाइज करता है। तो असेसमेंट एज लर्निंग का मतलब क्या होता है आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम बात करेंगे असेसमेंट एज लर्निंग के कुछ फीचर्स की, या हम कह सकते हैं असेसमेंट एज लर्निंग का पर्पज क्या है, क्या क्या फीचर्स या पर्पज होगा इसका। सेल्फ अवेयरनेस, यानी कि ये जो असेसमेंट एज लर्निंग है बच्चों को अवेयर करता है, खुद अवेयर करता है कि भी अपने लर्निंग प्रोसेस को खुद रिफ्लेक्ट करे, अपनी खुद की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को पहचाने। नेक्स्ट है सेल्फ रेगुलेशन। भाई ये जो असेसमेंट एज लर्निंग है बच्चों को सेल्फ रेगुलेशन के लिए प्रमोट करता है, कि बच्चों को इंकरेज करता है कि वो अपने खुद के लर्निंग ऑब्जेक्टिव सेट करे और फिर उनके अकॉर्डिंग अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करें, यानी कि वो आइडेंटिफाई करें कि भाई मैंने ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स अपने बनाए थे इस पर्टिकुलर टॉपिक के, क्या मैंने इनको अचीव किया कि नहीं किया, ठीक है। नेक्स्ट है एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। भाई बच्चा अपने आप को खुद असेस कर रहा है तो वो बिल्कुल एक्टिव होकर काम करेगा, यानी कि अपना असेसमेंट वो खुद एक्टिवली करेगा, ठीक है, एक्टिव रहेगा, पैसिव नहीं रहेगा। साथ ही वो अपने दूसरे साथी लोगों की भी हेल्प ले सकता है इस असेसमेंट में, उनसे भी वो सलाह ले सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब बच्चा अपने आप को खुद असेस कर रहा है, अपने आप को चेक कर रहा है, एनालाइज कर रहा है, तो इससे बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग और साथ ही इवेल्युएशन करने की जो स्किल्स हैं वो भी डेवलप होंगी, ठीक है, वो अपने आप को खुद इवेल्युएट कर रहा है। नेक्स्ट है फीडबैक यूटिलाइजेशन। भाई फीडबैक को भी यूटिलाइज कर सकता है, खुद को असेस कर रहा है, साथ ही जो उसके क्लासमेट है, उसके साथ पढ़ने वाले, उसके फ्रेंड सर्कल है, वो भी उसको बता सकते हैं उसकी कमियों और अच्छाइयों के बारे में। तो वहां पर क्या होगा कि बच्चे को पता चल जाएगा कि मेरे को अपनी कौन कौन सी स्टडी हैबिट्स को चेंज करने की आवश्यकता है, कहां पर मेरे को एडिशनल, किस स्पेसिफिक एरियाज में एडिशनल हेल्प की आवश्यकता है। तो ये असेसमेंट एज लर्निंग के कुछ फीचर्स कह सकते हैं या पर्पज हम कह सकते हैं, जहां पर लर्नर खुद एक्टिव होकर अपने आप को एनालाइज करता है, अपने आप को असेस करता है, साथ ही अपने दोस्तों की भी हेल्प ले सकता है, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जैसे सेल्फ असेसमेंट एक्टिविटीज, ठीक है, वेयर स्टूडेंट्स इवैल्यूएट देयर ओन वर्क अगेंस्ट सेट क्राइटेरिया। भाई बच्चों ने अपना कोई क्राइटेरिया सेट किया है, उसके आधार पर वो अपने आप को इवैल्यूएट करें, सेल्फ असेसमेंट, ठीक है। गोल सेटिंग एक्सरसाइज, वेयर स्टूडेंट्स आउटलाइन देयर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एंड क्रिएट एक्शन प्लान्स, ठीक है, बच्चों ने कोई गोल सेट किया उसके अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। पीयर रिव्यूज, भाई अपने जो साथी लोग हैं उनसे भी वो पुनर्विचार कर सकता है, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में डिस्कस कर सकता है। तो ये असेसमेंट एज लर्निंग की कुछ एग्जांपल्स हैं। अब ये जो 3 टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, ठीक है। फॉर लर्निंग फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, ऑफ लर्निंग समेटिव असेसमेंट होता है, एज लर्निंग में क्या होता है, जो लर्नर होता है वो खुद अपना असेसमेंट खुद करता है, ठीक है। अब मेटाकॉग्निशन की बात की गई, भाई अपने आप को एनालाइज करता है। आई होप कि ये तीनों टर्म्स आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होंगी। अब इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज को हम डिस्कस करेंगे। लेट मी सी व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द प्राइमरी फोकस ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग का प्राइमरी फोकस इनमें से क्या होगा, ठीक है। असेसमेंट फॉर लर्निंग मतलब फोर का मतलब क्या है, यहाँ पर फोर से आप कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब नहीं कह रही, फोर से आप कनेक्ट कर सकते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात की गई। असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, जहां पर टीचर जब बच्चों को पढ़ाती है साथ साथ इंस्ट्रक्शंस भी प्रोवाइड करती है। तो क्या होगा इसका प्राइमरी पर्पस,
प्रोवाइडिंग अ फाइनल ग्रेड फॉर स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, तो ये एक प्रकार का क्या है, ऑफ असेसमेंट है, ठीक है, जहां पर फाइनल ग्रेड प्रोवाइड किए जाते हैं। गाइडिंग एंड इंप्रूविंग ऑनगोइंग टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, रैंकिंग स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन देयर फाइनल आउटकम्स, इंश्योरिंग कंसिस्टेंसी इन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। तो क्या होगा, जहां पर टीचर बच्चों को ऑनगोइंग फीडबैक प्रोवाइड करती है, गाइड करती है, साथ साथ पढ़ाने के साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सपेक्टिव्स ऑफ असेसमेंट प्लेसेस द ग्रेटेस्ट एम्फेसिस ऑन स्टूडेंट्स सेल्फ रेगुलेशन एंड ऑटोनॉमी। यानी कि ये जो असेसमेंट के पर्सपेक्टिव्स दिए गए हैं, इनमें से कौन सा पर्सपेक्टिव स्टूडेंट्स के सेल्फ रेगुलेशन और ऑटोनॉमी पर एम्फसाइज करता है, ठीक है, तो कौन सा करता है, सेल्फ रेगुलेशन और ऑटोनॉमी की बात आ गई। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, असेसमेंट एज लर्निंग की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ऑफ लर्निंग, एज लर्निंग, फॉर लर्निंग या समेटिव असेसमेंट। तो क्या होगा, एज लर्निंग, यानी कि यहाँ पर स्टूडेंट्स खुद को रेगुलेट करते हैं, ठीक है, सेल्फ रेगुलेशन की बात की गई है। ये पॉइंट हमने असेसमेंट एज लर्निंग की फीचर्स में भी मैंने आप लोगों को बताया था, जहां पर स्टूडेंट अपने आप को रेगुलेट करते हैं, अपने आप को एक्टिव होकर असेस करते हैं, अपने ऊपर रिफ्लेक्शन डालना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यानी कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग का मतलब क्या है, एक प्रकार से हम समेटिव असेसमेंट की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें, समेटिव असेसमेंट की। तो समेटिव असेसमेंट में क्या देखा जाता है, ओवरऑल अचीवमेंट को देखा जाता है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इट फोकसेस ऑन प्रोवाइडिंग फॉर्मेटिव फीडबैक टू इंप्रूव लर्निंग, यानी कि लर्निंग को इंप्रूव करने के लिए फॉर्मेटिव फीडबैक प्रोवाइड करना। तो ये क्या है, ये असेसमेंट फॉर लर्निंग की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, किसकी बात करें, फॉर लर्निंग, यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात कर रहे हैं। इट हेल्प स्टूडेंट्स रिफ्लेक्ट ऑन हाउ दे लर्न, भाई बच्चे कैसे सीख रहे हैं, वो खुद को एनालाइज कर रहे हैं। तो ये क्या है, असेसमेंट एज लर्निंग की हम बात कर रहे हैं, किसकी बात करें, एज लर्निंग। It is used to evaluate and report final achievement to external stakeholders। तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा कि भाई फाइनल अचीवमेंट के बारे में इवेल्युएट करना, एक रिपोर्ट प्रोवाइड करना जो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स है उनको, यानी कि जो भी टीचर पेरेंट्स है उनको फाइनल अचीवमेंट के बारे में एक रिपोर्ट प्रोवाइड करना, वो क्या होगा, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which assessment perspective is primarily concerned with improving instructional practices based on real time feedback। भाई कौन से पर्सपेक्टिव में, असेसमेंट का कौन सा पर्सपेक्टिव है जिसमें रियल टाइम फीडबैक के आधार पर इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिसेस को इंप्रूव किया जा सकता है। तो रियल टाइम फीडबैक की बात हम किसमें करते हैं, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, फॉर लर्निंग, एज लर्निंग, डायग्नोस्टिक असेसमेंट। तो किसमें करते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी कि रियल टाइम फीडबैक, कॉन्टिन्यूस फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है जब बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, ताकि इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिसेस, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज को चेंज किया जा सके, एडजस्ट किया जा सके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच पर्सपेक्टिव ऑफ असेसमेंट डू स्टूडेंट्स टेक एन एक्टिव रोल इन असेसिंग देयर ओन लर्निंग प्रोसेस एंड प्रोग्रेस, यानी कि बच्चे खुद की लर्निंग प्रोसेस को असेस कर रहे हैं, उनकी खुद की प्रोग्रेस क्या है वो अपने आप एनालाइज कर रहे हैं। तो वो किस तरह का असेसमेंट है, ठीक है, कौन सा पर्सपेक्टिव होगा, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, एज लर्निंग, फॉर लर्निंग, समेटिव असेसमेंट। तो क्या होगा, जहां पर जो लर्नर होता है वो अपने ऊपर खुद रिफ्लेक्शन डालता है, वो क्या होता है, असेसमेंट एज लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन गोल ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यानी कि इनमें से असेसमेंट ऑफ लर्निंग का मेन गोल क्या होगा। असेसमेंट ऑफ लर्निंग मतलब समेटिव असेसमेंट, टू हेल्प टीचर्स मॉडिफाई इंस्ट्रक्शनल मेथड्स, टू प्रोवाइड अ फाइनल जजमेंट ऑन स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस एंड अचीवमेंट, to increase student self reflection and goal setting, to identify learning gaps and provide immediate feedback। तो assessment of learning का मतलब जहां पर फाइनल ग्रेड्स, फाइनल अचीवमेंट के बारे में टीचर जजमेंट प्रोवाइड करता है। देखिए अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को देखें, जहां पर टीचर अपने इंस्ट्रक्शनल मेथड्स को मॉडिफाई करता है, ठीक है, उसको फीडबैक के आधार पर, कॉन्टिन्यूस ऑनगोइंग फीडबैक के आधार पर जब टीचर अपने इंस्ट्रक्शनल मेथड्स को मॉडिफाई करता है, तो वो क्या है, असेसमेंट फॉर लर्निंग की हम बात कर रहे हैं। सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। थर्ड में क्या है, जहां पर सेल्फ रिफ्लेक्शन की बात आ जाती है, वो क्या है, असेसमेंट एज लर्निंग, ये क्या है, एज लर्निंग की हम बात कर रहे हैं। टू आइडेंटिफाई लर्निंग गैप्स एंड प्रोवाइड इमीडिएट फीडबैक, जहां पर इमीडिएट फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है, वो क्या है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग is most closely associated with which of the following characteristics, यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग की एक करेक्टरिस्टिक आपको यहाँ इनमें से बतानी है कौन सी होगी, ठीक है। असेसमेंट फॉर लर्निंग का मतलब
फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात की जा रही है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट आती दिमाग में आ जाना चाहिए कि जहां पर ऑनगोइंग फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। रैंकिंग स्टूडेंट्स एट द एंड ऑफ अ कोर्स, एंड ऑफ द कोर्स का मतलब ऑफ लर्निंग की बात कर रहे हैं। प्रोवाइडिंग समेटिव डाटा फॉर एक्सटर्नल यूज, ये भी क्या है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग की बात कर रहे हैं। ऑफरिंग कॉन्टिन्यूस फीडबैक टू गाइड बोथ टीचिंग एंड लर्निंग ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शंस, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा भाई। पढ़ाते टाइम जब टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस के दौरान ही साथ साथ मतलब इंस्ट्रक्शन भी टीचर प्रोवाइड करी और फीडबैक भी प्रोवाइड कर रही है, तो ये आपका बिल्कुल सही होगा। असेसिंग स्टूडेंट्स फाइनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, जहां पर फाइनल अंडरस्टैंडिंग फाइनल अचीवमेंट की बात आ गई, वो क्या है, ऑफ लर्निंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ असेसमेंट एज लर्निंग, यानी कि इनमें से असेसमेंट एज लर्निंग के 3 फीचर्स दे रखे हैं लेकिन एक गलत है, एक नहीं है, तो वो नहीं वाला आपको बताना है। Teachers grading students based on predefined criteria, students using feedback to adjust their learning strategies, increasing students to monitor their own progress, promoting student reflection and self assessment, तो आपका पहला ही ऑप्शन गलत होगा, यानी कि टीचर्स ग्रेडिंग स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन प्री डिफाइंड क्राइटेरिया, यानी कि जो पहले से डिफाइंड क्राइटेरिया है उसके आधार पर टीचर बच्चों को जो ग्रेड प्रोवाइड करती है, तो वो एक प्रकार का असेसमेंट ऑफ लर्निंग की बात की जा रही है। बाकी जो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो किसकी है, असेसमेंट एज लर्निंग की है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशिएट्स असेसमेंट फॉर लर्निंग फ्रॉम असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग में क्या डिफरेंस है, ठीक है, आपको डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पर हम बिल्कुल जानते हैं कि भाई असेसमेंट फॉर लर्निंग का मतलब क्या होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या है, समेटिव असेसमेंट है, ठीक है। तो डायरेक्टली मैं आप लोगों को आंसर बता रही हूँ, असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या है, फॉर्मेटिव, व्हाइल असेसमेंट ऑफ लर्निंग इज समेटिव असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं, विच पर्सपेक्टिव ऑफ असेसमेंट इज मोस्ट लाइकली टू इन्वॉल्व स्टूडेंट्स इन सेटिंग लर्निंग गोल्स एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन देयर ऑन प्रोग्रेस, भाई स्टूडेंट अपने लर्निंग गोल्स को खुद सेट करता है और अपनी प्रोग्रेस पर खुद रिफ्लेक्शन डालता है, तो वो क्या होगा, असेसमेंट ऑफ लर्निंग एज लर्निंग फॉर लर्निंग डायग्नोस्टिक असेसमेंट, तो क्या होगा, एज लर्निंग, यानी कि जहां पर स्टूडेंट अपनी लर्निंग प्रोसेस को खुद एनालाइज करता है, अपने लर्निंग प्रोसेस पर खुद रिफ्लेक्शन डालता है, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। रियली गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। देखिए वीडियो सेशंस आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड डू सब्सक्राइब द एजुकेशन क्लासेस। किसी प्रकार का क्वेश्चन क्वेरीज फीडबैक आप मुझे देना चाहते हैं, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। अगली वीडियो में हम असेसमेंट और इवैल्यूएशन में क्या डिफरेंस होता है उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे।